स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय को। क्लास से आपकी 10th अध्याय आपका सेकंड है, संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक। ठीक है, कल की क्लास में जो है हमने जहांगीर, शाहजहां इनके बारे में पढ़ा था और औरंगजेब तक जो है हमने पढ़ा, और बहादुर शाह जो था मुगलकालीन सल्तनत का अंतिम शासक रहा। आज की क्लास जो हमारी थी, जिसमें हम आज पढ़ने वाले थे मुगलकालीन प्रशासन जो है वह किस प्रकार का है, उसके बारे में हम आज जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि जो मुगल काल के बारे में जितने भी हमने शासक पढ़े, उनके शासनकाल के दौरान किस प्रकार का जो है उनका प्रशासन रहा। देखिए आप आगे, मुगलकालीन प्रशासन। मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों का मिलाजुला रूप थी। बादशाह शासन का अधिपति सर्वा वकील ए मुतलक, वजीर जो था, ये वजीर को कहा गया है वकील ए मुतलक। बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी था वजीर। प्रधान सद्र मीरे समा नाम के दीवान वित्त विभाग का प्रमुख था। ठीक है, जैसा कि इसमें कहा गया है कि जो मुगल शासन अब देखते हैं हम, तो वहाँ पर जो है भारतीय और विदेशी प्रणाली का मतलब, क्योंकि एक तो ये मुगलकालीन जो थी, ये मुगल खुद विदेशी थे। ठीक है, और ऊपर से भारत में ये विदेश से आकर भारत में बस रहे हैं, तो उनकी वहाँ की संस्कृति, शासन प्रणाली और भारत की दोनों का मिला जुला रूप जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जो था सर्वा जो कहा गया है, यहाँ पर बादशाह को कहा गया है। सारा जो प्रशासन जो होता था वहाँ पर उस समय बादशाह के हाथ में होता था। ठीक है, अगर हम बादशाह के बाद के अगर किसी की बात करें कि बादशाह के बाद में किसका पद था, कौन बड़ा अधिकारी था बादशाह के बाद में, तो वह था वजीर। वजीर को बोला गया यहाँ पर वकील ए मुतलक। ठीक है, एक प्रधान सद्र मीरे समा था नाम, जो दीवान था, वित्त विभाग का प्रमुख था। वित्त विभाग जहाँ धन से संबंधित लेन देन होते थे, तो वो किसके पास में था? जो प्रधान था सद्र मीरे समा, उसके पास में था। आगे देखो, हमने जितने भी सारे अभी तक जितने भी वंश देखे हैं, उसमें हमने देखा है कि किस प्रकार से जो है, और ये मैं आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर से मैं बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से जो है अब हमारे यहाँ पर भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, इस तरीके से होता है। डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर गांव होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होता है, फिर ये जो है प्रजातियाँ वगैरह, इस तरह से जो है डिवाइड जो है होते गए हैं। तो ये जो अभी हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, उस समय भी थी। तो वापस से जब मुगलकालीन में भी हम यही चीज़ें देखने को मिल रही है, तो हमें अभी क्या देखने को मिल रहा है? प्रांतीय शासन। तो प्रांतीय शासन भी किस में विभक्त था? प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था। ठीक है, जो अकबर के समय कितने थे? 15 थे, और औरंगजेब के समय बढ़कर कितने हो गए? 21 हो गए। ठीक है, आगे देखिए, इनमें सूबेदार, दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि जो थे, ये अधिकारी थे। ये सारे अधिकारी के नाम हैं। ठीक है, आगे देखिए, जिले का शासन जो होता था वह फौजदार या अमल गुजार, जो माल गुजारी का अधिकारी होता था, अमल गुजार वह। बीती कची जो एक सहायक था। सिकदार जो परगना का प्रमुख था। परगना भी जिस प्रकार से प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था, उस प्रकार से परगना भी इस प्रकार से विभक्त था उन क्षेत्रों में। आगे देखो, आमील जो मुंसिफ, फौजदार, खजांची एवं कानूनगो जो पटवारी का अधिकारी होता था। पटवारी को, अधिकारी को कानूनगो कहा गया है, उसके हाथों में था प्रशासन। आगे देखिए, बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना मनसबधारी प्रथा पर आधारित थी। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि उस समय सेना से संबंधित मनसबधारी प्रथा जो थी वो प्रचलित थी। ठीक है, मनसबदारी जात और सवार में विभक्त थी। इस मनसबदारी के 2 विभाग किए गए हैं, जात और सवार। ठीक है, आगे देखिए आप, अगला जो हमारा रहता है टॉपिक रहता है आगे का, यहाँ पर जो है हमारा मुगलकालीन जो साम्राज्य था वह यहाँ पर समाप्त होता है। आगे जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान और मुगलों के बीच में किस प्रकार का जो रहा है, मतभेद रहा है, या किस प्रकार मित्रता रही है, या किस प्रकार से वैवाहिक संबंध रहे हैं, किस प्रकार से राजस्थान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस समय राजस्थान के साथ उनका किस प्रकार का प्रशासन रहा उस समय, मुगलकालीन जो शासक रहे उनका, और राजस्थान के जो शासक रहे उनका, उनके साथ में। तो राजस्थान का जो साथ में क्या सहयोग और प्रतिरोध रहा उस समय सत्ता के साथ, वो जो चीज़ें हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में राव सेखा, हमीर चौहान, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, बीकानेर का राय सिंह, समाई जय सिंह एवं अमर सिंह राठौड़, ये भी सारे जो हैं एक इम्पॉर्टेंट नाम है। ये हमारे राजस्थान के जो है महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। इनकी अपने आप में ही एक महान कार्य प्रणाली रही है, मतलब एक महानता रही है इनके कार्य में। इनके द्वारा जो युद्ध किए गए हैं, उन्होंने जो प्रतिरोध किया है मुगलों से,
और किस प्रकार से अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए जो है उन्होंने डटकर उन्होंने जो है मुग़लों का सामना किया है, वो जो वीर गाथाएँ जो हैं हम इनके बारे में सुनते आए हैं। ठीक है, तो ये जो रहते हैं सारे जो शासक राजस्थान के, सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये नाम जो है जिनको पहले पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो इनको अच्छे से याद करें और याद करें। इन सभी जितने भी सारे ये नाम दे रखे हैं हमारे राजस्थान के जो वीर हैं, वो सारे नाम जो हैं आप ध्यान से देखिए, उन पे थोड़ा ध्यान दें आप। ठीक है, ये सारे जो हैं नाम सारे आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं। ये सारे राजस्थान के एक महत्वपूर्ण शासक हैं ये। आगे देखिए, सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है राव सेखा। राव सेखा कौन थे हमारे राजस्थान के, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। राव सेखा महाराणा सेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता थे मोक्कल, माता का नाम था निर्वाण। राव मोक्कल आमेर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे। 1445 ईस्वी में 12 वर्ष की उम्र में सेखा ने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाला। आमेर, क्योंकि अभी तो हम इसको जयपुर कहते हैं, इसको पहले आमेर कहा जाता था, कि शासक उदयकरण ने सेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की। तो यहाँ पर इनको महाराव की उपाधि दी गई है। जिस प्रकार से हम कंटिन्यूसली जो है पढ़ते आ रहे हैं कि किसी न किसी शासक के द्वारा किसी न किसी शासक को उपाधि दी जा रही है, तो यहाँ पर जो है उदयकरण ने सेखा को महाराव की उपाधि दी है। उदयकरण ने दी है, किसको दी है, सेखा को। कौन सी उपाधि दी है, महाराव की उपाधि दी है। आगे देखिए, 16 वर्ष की उम्र में मुल्तान, सेवार, नगरचल के सांखला राजपूत पर अचानक आक्रमण कर विजय प्राप्त करना सेखा का पहला सफल अभियान था। 1473 ईस्वी से 1477 ईस्वी में राव सेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नोप सिंह, जाटू सिर, दादरी और अन्य जाटू राजपूतों से भिवानी पर विजय प्राप्त की। उसने स्थिरखान से हांसी, हैदा खान, कायम खानी से हिसार को जीतकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। 1449 ईस्वी में आमेरसर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। आमेरसर में सेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर बनाया। सेखा द्वारा एक मंदिर बनाया जा रहा है, भगवान जगदीश का मंदिर आमेरसर में। 1477 ईस्वी में शिकारगढ़ का किला बनवाया जा रहा है सेखा के द्वारा। तो इसमें जो है इनका योगदान जो है हम मंदिर के रूप में देख रहे हैं। मंदिर जो उन्होंने बनवाया था, जो उन्होंने किला बनवाया था, उसके रूप में जो है इनके कार्य को हम देख रहे हैं। आगे देखिए, 1488 ईस्वी में रालावता नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है, जहाँ उसकी छतरी बनी हुई है। महाराव सेखा ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध किए। 52 युद्ध किए जा रहे हैं सेखा के द्वारा। एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, इतने सारे युद्ध जो है सेखा के द्वारा किए गए हैं। आगे देखिए, उसे जयपुर के कछुआ वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक जो है माना जाता है, सेखा को, राव सेखा को। आगे देखिए, उसकी पत्नी थी गंगा कुमारी ने आमेरसर किले के मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर बनवाया है। इनकी वाइफ के द्वारा जो है कल्याण जी का मंदिर बनवाया गया है। यहाँ पर आपको राव सेखा की जो है एक पिक्चर भी दे रखी है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान एक इम्पॉर्टेंट रहता है आपका, इसको इम्पोर्टेंट करना, हमीरदेव चौहान को। बाघभट्ट के बाद उसका पुत्र जेत्र सिंह रणथंभौर का शासक बनता है। जेत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र हमीरदेव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 1582 ईस्वी में उसका राज्यारोहण किया। हमीरदेव के सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाते हुए उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया। दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़गढ़, आपूवर्धनपुर, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर की तरफ है। सवाई माधोपुर जो है राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर सवाई माधोपुर है। ठीक है, सभी रणथंभौर के किले के बारे में सभी भली भांति जानते हैं। जो राजस्थान के हैं उनको अच्छे से पता होगा। ठीक है, और जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, मैप लेंगे और मैप में जो है सारे राजस्थान स्टेट का जो भी सारे ज़िले दे रखे हैं उनको एक बारी देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास से मैंने आपको बोल रखा है कि आपके पास में राजस्थान और इंडिया का मैप होना चाहिए अभी। और अगर आपका अगर ज़रूरत हुई आपको, तो आपको वर्ल्ड मैप भी आपके पास में होना चाहिए। और जिनके पास में अभी नहीं है वो क्या करेंगे, वो डाउनलोड करेंगे मोबाइल से ऑनलाइन। ठीक है, अभी देखो, दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, आबूवर्धनपुर, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा होता वापस रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में उसने कोटियजन्य यज्ञ का आयोजन कराया। एक अलग तरीके का हम जो है यज्ञ पढ़ रहे हैं, जो हमीरदेव के द्वारा जो है यज्ञ किया गया है, वह था कोटियजन।
और यह जो है उसने जब रणथंभौर विजय किया था उसके उपलक्ष्य में जो है उसके द्वारा ये युद्ध किया गया। हमीर ने कितने युद्ध किए हैं? हमीर ने 17 युद्ध किए हैं, जिनमें से 16 युद्धों में उसने विजय प्राप्त की है। 17 युद्ध में से 16 युद्ध उसने विजय किए हैं, सिर्फ एक युद्ध था जिसमें उसने हार प्राप्त की थी। आगे देखिए, दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हमने खिलजी वंश में पढ़ा था और उसमें हमने हमीरदेव की जो है हमीरदेव के बारे में भी हमने वहाँ पर एक थोड़ा सा जानकारी प्राप्त की थी और मैंने आपको वहाँ पे इम्पोर्टेंट करवाया था। आपका हमीरदेव इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के साथ में जो है इनका मतभेद जो है देखने को मिलता है। हमीरदेव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो रणथंभौर के रवाना हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने झाइन से रणथंभौर की ओर बढ़कर दुर्ग की घेराबंदी कर दी। काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद सुल्तान को सफलता नहीं मिली तो घेरा उठाने का निर्णय लिया। जलालुद्दीन खिलजी हमीरदेव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असफल रहा। अतः जून 1291 ईस्वी में सुल्तान रणथंभौर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच कर गया। 1596 ईस्वी में जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में सभी जानते हैं, सभी ने जो है अगर जो इस पे जो मूवी जो बन चुकी है और मूवी में जो है पद्मावत जो मूवी बनी थी उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। और उस मूवी के द्वारा हम उसके कैरेक्टर के बारे में हम जान सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि किस प्रकार का शासक रहा था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो दिल्ली का सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी चौहानों की शक्ति को सहन नहीं कर सका और रणथंभौर जीतने की योजना बनाने लगा और उसी समय उसे दुर्ग पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। हमीर महाकाव्य के अनुसार यह बहाना हमीर द्वारा अलाउद्दीन के बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना था। इसमें यहाँ पर हम हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमीर जो था, हमीर एक राजस्थान का रणथंभौर का शासक था और जो अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी का एक जो भी इसका जो था इसके कार्य करने वाले जो एक व्यक्ति था मोहम्मद शाह। तो उस मोहम्मद शाह को क्या करता है, जो इसका मोहम्मद शाह जो था इसका विद्रोही था, अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही होता है मोहम्मद शाह और वह अलाउद्दीन खिलजी से भागकर जो है आपका हमीरदेव के पास में पहुंचता है और हमीरदेव क्या करते हैं, मोहम्मद शाह को शरण दे देते हैं। जब हमीरदेव मोहम्मद शाह को शरण दे देते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उससे क्रोधित हो उठता है और यही कारण रहता है अलाउद्दीन खिलजी जो है वह हमीर पर जो है आक्रमण करता है। आगे देखिए, मंगोल सेनापति थे मोहम्मद शाह केहबरू ने लूट का माल लेकर अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके हमीर के पास शरण ली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमीर ने अपनी शरण से आए हुए व्यक्तियों को देने से साफ इनकार कर दिया। अलाउद्दीन ने क्रोधित होकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी के अंत में उल्लुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में, यहाँ आप अंडरलाइन करेंगे, आपको यहाँ पे हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के विषय में दो बातें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। एक तो वो है मोहम्मद शाह और केहबरू को, ये नाम आप हमेशा याद करना, इसको रट लेना आप दोनों नाम भले। ये दोनों जो है आपको हिस्ट्री के अंदर हमेशा पढ़ने को मिलेंगे अगर आप अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी और हमीर में युद्ध का कारण ये दो व्यक्ति रहते हैं जिनको हमीर ने पनाह दी थी, ठीक है। फिर बाद में आगे आपके कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट रहते हैं इन दोनों के मध्य, जो उल्लुग खां और नुसरत खां थे, ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। उल्लुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए कौन जा रहे हैं, उल्लुग खां और नुसरत खां। आगे देखिए, शाही सेना ने रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाली झाइन पर आक्रमण किया। हमीरदेव उस समय कोटिय जन यज्ञ को समाप्त कर मौन व्रत धारण किए हुए था। हमीर ने अपने दो सैनिकों अधिकारियों भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा। हमीरदेव की तरफ से कौन जा रहा है, भीम सिंह और धर्म सिंह। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से उल्लुग खां और नुसरत खां। आगे देखिए, दोनों ने अलाउद्दीन की सेना को बुरी तरह पराजित किया। भीम सिंह और धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंभौर की लौट रहे पड़े। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर के दुर्ग के निकट पहुँचे तो उन्हें सूचना मिली कि शत्रु की सेना पुनः आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। वो जीत चुके थे दोनों और जब वापस वो लौटने लगते हैं तो वो पुनः आक्रमण कर दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। भीम सिंह ने धर्म सिंह के रणथंभौर भेजकर स्वयं वापस शत्रु का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ। इस बार उल्लुग खां ने राजपूतों की सेना को परास्त किया। अब दूसरी बार जब वो वापस पुनः आक्रमण करता तब राजपूतों की जो सेना थी वह परास्त हो जाती है।
जिसमें भीम सिंह लड़ते हुए मारा गया। उल्लू खां रणथंभौर की ओर नहीं बढ़कर वापस दिल्ली लौट गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना के साथ उल्लू खां और नुसरत खां को पुनः रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सेना ने रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी कर उसके प्राचीरों को तोड़ना शुरू किया। तभी दुर्ग में से आए हुए एक गोले से नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। इसका पता तुर्की सेना को चला तो तुर्की सेना वहां से भागने लगी। यह देखकर उल्लू खां ने अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास नुसरत खां की मृत्यु तथा सेना की वापसी का समाचार भेजकर और अधिक सेना भिजवाने का अनुरोध किया। अलाउद्दीन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंभौर की ओर स्वयं ही रवाना हो गया। दुर्ग पर घेरा डाला गया। यह घेरा काफ़ी दिनों तक चला। जब वर्षा ऋतु निकट आने लगी और दिल्ली एवं अवध में भयंकर विद्रोह उत्पन्न होने की सूचना सुल्तान को मिलने लगी तो वह काफ़ी चिंतित हो गया। उसने छल कपट का सहारा लेकर रणथंभौर दुर्ग को विजय का निश्चय किया। अलाउद्दीन ने हमीर को संदेश भिजवाया कि वह उसे संधि करना चाहता है। हमीर ने अपने 2 सेनापति रणमल और रतिपाल को संधि करने के लिए शाही शिविर में भेजा। हमीर जो है संधि के लिए भेजता है। किन को भेजता है? रणमल और रतिपाल को। अंडरलाइन करना इनको। सुल्तान ने रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देते हुए अपनी ओर मिला लिया। सुल्तान रणमल और रतिपाल को मिला लेता है अपनी तरफ। इन दोनों सेना नायकों के विश्वासघात के कारण दुर्ग के गुप्त मार्ग का पता तुर्कों को चल गया और गुप्त मार्गों से तुर्की सेना दुर्ग में पहुंची। इतिहासकारों के अनुसार तुर्क सेना के द्वारा 1 वर्ष लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया। ऐसी स्थिति में हमीर ने दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझकर आक्रमण करने का निश्चय किया। पहले क्या होता था कि जब ये युद्ध करते थे तो पहले क्या इस तरह से आपने राजस्थान में जो जितने भी सारे किले बने हुए हैं तो उन किलों में आपने देखा होगा कि किले इस तरीके से बनाए हुए हैं कि वो एक सुरक्षा की दृष्टि लिए हुए हैं। कुछ किले बहुत ऊंचाई पर बने हुए हैं, उनके चारों ओर घेराबंदी की हुई है। कुछ किलों के चारों ओर जो है खाइयाँ बनी हुई हैं, किसके चारों ओर जो है कुछ बहुत ही ऊंचा बना हुआ है। मतलब कि उनके बनावट इस तरीके से है। राजस्थान के बहुत से किले देखोगे आप। राजस्थान तो किलों के लिए, स्थापत्य कला के लिए ही बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जितने भी किले बने हुए हैं, आप कोई भी किला लेकर देख लो तो वहाँ पर आपको उनकी सुरक्षा की दृष्टि से वो जो है वो किले बनाए गए हैं। ठीक है, वो इसलिए बनाए गए हैं कि कोई भी बाहरी आक्रमणकारी अगर उन किलों पर आक्रमण करे तो वह जो है उस पर जो है एक सुरक्षित रूप से उस किले में रह सके। लेकिन जब जो भी बाहरी आक्रमणकारी होते थे या जो भी दूसरे जो शासक उन पर जो आक्रमण करते, जैसे कि यहाँ पर तुर्क सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो रणथंभौर के किले पर जो है आक्रमण कर रही है, हमीर पर आक्रमण कर रही है। तो जब हमीर जो है काफ़ी टाइम तक किले में बंद रहते हैं, वो बाहर युद्ध के लिए नहीं निकलते हैं। लेकिन जब बाहर उनकी घेराबंदी 1 साल तक जब लगी हुई रहती है तुर्क सेना के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वो घेरा डालकर बाहर बैठ जाते हैं क्योंकि वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो है बनावट इस प्रकार की होती है किले की, तो वो डायरेक्टली उन किलों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अंदर जब हमीर काफ़ी टाइम तक पूरा उनका जो है सब जब उस किले के अंदर बंद रहते हैं तो उनका जब एक इतने लंबे टाइम पीरियड तक अगर कोई अंदर रहेगा, उस महल के अंदर रहेगा, इस किले के अंदर रहेगा, तो उनकी धीरे धीरे जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, भोजन वाली आवश्यकता, उनकी जो बेसिक जो आवश्यकताएं होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। और महत्वपूर्ण आवश्यकता उनकी भोजन की थी। तो 1 साल तक अगर इस तरीके से वो किले में बंद रहने से उनकी जो खाद्य सामग्री थी वह कम होने लगी। तब हमें ये निर्णय कर लेता है कि अब तो युद्ध करना पड़ेगा, वरना तो वो भूख से ही मर जाएंगे उसके अंदर। इससे अच्छा तो हम आक्रमण करके जो है अब उनको जवाब दे इस तरीके से। ठीक है, तो वो युद्ध करने का निर्णय लेता है हमीर। आगे देखिए क्या होता है। आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हमीर की रानी रंग देवी व उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जोहर किया। यहाँ पे जल जोहर इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जल में समाधि ले ली। पहले क्या होता था, जैसे ही उनको महिलाओं को पता चलने लगता था, सारे जो शासक जो थे युद्ध करने के लिए बाहर जाते थे, जैसे ही उनको पता चलता था कि नहीं हम युद्ध हार रहे हैं, हमारा अस्तित्व खतरे में है, तो वह क्या करते थे, जोहर करते थे। ठीक है, तो जोहर में क्या होता था, वह खुद को जो है वो या तो अग्नि पर जो है अपनी चिता जला लेते थे, मतलब कि एक, या फिर क्या करते थे, जल में जो है जल में समाधि ले लेते थे। तो ये जो था उनका जोहर, ये जो चीज़ प्रणाली कहलाती है, जोहर कहलाती है। तो उसके जो रंग देवी थी हमीर की, वह क्या करती है, जल जोहर करती है। ठीक है, इसके बाद राजपूत सैनिकों ने क्या किया, केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए और दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ, जिसमें हमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया।
हमीर ने विश्वासघाती सेनानायकों रणमल और रतिमाल को अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए कि जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सके उसने भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है। क्योंकि रणमल और रतिपाल जो थे वह हमीर के द्वारा उन दोनों को जो है सेनापतियों को भेजा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में संधि के लिए। लेकिन रणमल और रतिपाल क्या कर देते हैं, विश्वासघात करते हैं हमीर के साथ में और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जो है सम्मिलित हो जाते हैं। तब अलाउद्दीन खिलजी जो है उनको कहता है कि जो जिनके नीचे वो कार्य करते थे, जिन शासक के नीचे वो कार्य करते थे, उनके साथ ही अगर वो विश्वासघात करता है तो वो मेरे साथ में किस प्रकार से मैं इससे आशा करूँ कि वो मेरे साथ में जो है विश्वास का पात्र बना रहेगा। तो इस प्रकार जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है उन रणमल और रतिपाल के विषय में इस तरह की बात कहता है और दोनों को जो है वो मरवा देता है। आगे देखिए, रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो नामक विद्वान भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन था, अमीर खुसरो। आगे देखिए, हमीरहट के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुआ जिसने अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए उसने अपने पूरे परिवार की ही बलि क्यों न देनी पड़ी। हमीर के बारे में कहा गया है, ये लाइन आप इम्पोर्टेंट करना, सिंह सावण सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तीर या तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार। ठीक है, तो हमीर ने अपने पिता जय सिंह के 32 वर्ष के शासन के बाद याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। अंडरलाइन करेंगे सभी, न्याय की छतरी किसे कहते हैं। आगे देखो, हमीर देव ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम से पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। हमीर के दरबार में बीजादित्य नामक कवि था। हमीर की मृत्यु के साथ रणथंभौर के चौहानों की शाखा जो है समाप्त होती है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल जो है हम महाराणा प्रताप के विषय में पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।